नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपने हिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। मतलब ये बीएड वालों के लिए अपना जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। मतलब सारे कुछ यहाँ पर चैप्टर देखने वाले हैं, तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बेसिक हिस्ट्री होता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री को देखेंगे, उसके बाद संविधान को देखेंगे, फिर इकोनॉमी को देखेंगे, फिर उसके बाद विविध को देखेंगे। तो उसी प्रकार से सब कुछ पूरा की पूरा जीके कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। तो ये अपना इतिहास का लेक्चर नंबर 1 ही रहेगा। अगर आप ये सारी की सारी क्लासेस देख लेते हो तो बिल्कुल आप जीके का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है ना। जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे अगर हम वीडियो को अच्छे प्रकार से आप वॉच कर लेते हो तब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। तो हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 ही रहेगा। तो पूरी बुक यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये वाली पूरी बुक हमारी सीक्वेंस बाय रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद हम घटना चक्र लेके आएंगे, उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, हम इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। और इस बुक का लिंक जो है, ये बुक बहुत अच्छी है, इस बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इतिहास। इतिहास के जनक कौन होते हैं ये बताना है। तो इतिहास के जनक हेकेटियस थे। इतिहास के जनक कौन थे, हेकेटियस। इसने कौन सी हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो याद कैसे करेंगे, इतिहास में आपको हा मिलेगा और यहां पर क्या मिलेगा, हिस्टोरिका। यहां मिलेगा तुम्हारा हिस्टोरिका, यहां मिलेगा हेरोडोट्स। तो बिल्कुल याद हो गया कि भैया इतिहास के जनक कौन हो गए, हेरोडोट्स हो गए। इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी होगी, हिस्टोरिका हो गई। बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या था, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, मतलब कोई लिखित देखने को मिलेगा ही नहीं इसमें, तो वह हो जाता है। और इसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, मतलब कह सकते हैं समझदार इतना नहीं था। प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं, पहले भाग करेंगे तो पुरापाषाण काल, मतलब पुरापाषाण काल। अज्ञात काल, क्योंकि पुरानी जो बहुत पुराना है उसके बारे में हमें कंफर्म नहीं है, जिसके पता ही नहीं है उसे अज्ञात काल कहते हैं। अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक क्या मिलेगा आपको, पूरा पाषाण काल देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। मध्य में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से कुछ धा, और धा को बन जाएगा 8। तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर इसका आधा कर देंगे तो 4000 ईसा पूर्व तक क्या मिलेगा आपको, मध्य पाषाण काल मिलेगा। अब बाकी तुम्हारा बच गया 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व, ये हमें क्या मिलेगा, नवपाषाण काल। और हमें 2500 लेकर 1750, कौन सा, 2500 से लेकर 1750 की अगर हम बात कर लें, ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या मिलेगी, सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिल जाती है। मगर यहां पर हमें लिखित साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं, यहां पर हमें लिखित साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। यहां पर हमें क्या मिलते हैं, लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, मगर इन्हें पढ़ा नहीं गया है, मगर इनको पढ़ा नहीं गया है। तो इतनी बात आपको यहां पर याद करना है। हम पहले देखेंगे पुरापाषाण काल अज्ञात काल से लेकर 8000 तक। मध्य पाषाण काल हमने धा को 8 बना दिया, तो 8000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण की बात करेंगे 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक। और बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे 2500 लेकर 1700 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद हो चुकी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो बात करते हैं आग का आविष्कार। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, पहले ही हो चुका था पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार, ठीक है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। यहां बात करेंगे पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। देखो पहिया, जब बात करते हैं पहिया तो अभी हाल ही की बात करेंगे, कुछ समय पहले, ठीक है ना। तो नवपाषाण की बात करते हैं। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में। नए पाषाण काल में आग, क्योंकि आग तो पहले ही मनुष्य ने पकाना स्टार्ट कर दिया था, तो पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, ठीक है ना। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की बात करेंगे। तो बात करेंगे मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी थी, क्योंकि घर बनाना पहले तो नहीं सीखा था, पहले गुफाओं में रहा करता था। तो बात करते हैं नवपाषाण काल में किसमें, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति सीखी। अगले देखा जाए तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालना स्टार्ट किया था, यह नवपाषाण काल में ही हुआ था। वैसे मध्य पाषाण काल में भी स्टार्ट हो चुका था, कुत्ते को पालना मध्य पाषाण काल में हो चुका, क्योंकि मध्य पाषाण काल में लोग थे, जो भी मनुष्य था वो किसमें, समूह में रहना निवास कर दिया था, इसने समूह में रहने लगा था, ठीक है ना। तो कुत्तों का पालना भी मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हो चुका था। बात करते हैं कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ये बात सही है। बात करते हैं पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार हुआ करता था, क्योंकि पहले खाने को पकाने को कुछ था नहीं, तो वो क्या करता था, पुरापाषाण काल में शिकार करता था और कच्चे मांस को ही खाता था। किसको, कच्चे मांस को ही वह खा जाता था। उसके बाद में
मध्य पाषाण काल, नव पाषाण आया, मध्य पाषाण काल में इसने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। आग तो बात करते हैं, आग तो पहले ही जल चुकी थी, आग तो पहले भी जल चुकी थी, मगर इन्हें ज्ञान नहीं था कि आग लगती कैसे है। उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने ज्ञान होने लगा और उन्होंने आग की खोज भी कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? हस्त कुल्हाड़, इसे कुल्हाड़ी कहते हैं। इसे बात करते हैं, कहीं कहीं आपको हस्त कुठार भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? हस्त कुठार, हस्त कुठार भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं, ब्रूसेल्स ने इनकी खोज की थी, ब्रूसेल्स ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं, कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहर मतलब नहर कर लो, मेहर को कर लो नहर। नहर में क्या आएगा? पानी, और पानी आएगा तो हम क्या करेंगे? कृषि करेंगे। क्या करेंगे? कृषि करेंगे। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा, कृषि का प्रथम उदाहरण जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नहर, मेहर को कर दो नहर, नहर से करेंगे कृषि, तो कृषि याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राप्त होता है। तो भारतवर्ष का जो सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलेगा वो किस मिलेगा? हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिल जाएगा, जो किसके द्वारा रचित है? आपको खारवेल के द्वारा रचित है। किसके? खारवेल के द्वारा रचित आपको देखने को मिल जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आपको भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल द्वारा रचित है उसमें आपको यह देखने को मिलेगा। अगले बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो आपको गेहूं थी। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूं। अगर बात करते हैं, देखो जौ हो सबसे पहले, तो बात करेंगे जौ हो तो सबसे पहले तो जौ को लगाना है, जौ नहीं है तो हमें गेहूं की ओर जाना है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पाया है। मतलब चिन्हों का तो है, लेख उन पर कोई लेख लिखा हुआ नहीं है जो कि हम पढ़ सकें, मगर उन पर चिन्ह दर्शाए गए हैं। तो ये सिक्के जो होते हैं, इन सिक्कों को हम आहत सिक्के कहते हैं। तो कह सकते हैं जिन सिक्कों पर चिन्ह होते हैं मगर उस पर लिखित साक्ष्य देखने को नहीं मिलता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। इतनी बात आपको यहां पर सीखना है नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। बात करते हैं रोमिला पत्थर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में किया गया था। तो बात करेंगे रोमिला पत्थर के अनुसार जो लोहे का प्रयोग है, लोहे की बात कर रहा है तो ध्यान रखना, लोहे में आपको ला देखने को मिलेगा। ला इस प्रकार से, तो ला को हम 8 बना सकते हैं, तो 800 हमें बिल्कुल याद रहेगा। 8 में 2 जीरो है, 8 भी बन गया और 2 जीरो भी हो गए, तो 800 बिल्कुल याद रहेगा लोहे से। तो आपको कि लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में, मगर बात करते हैं रोमिला थापर के द्वारा किया गया है, इस उपयोग में किया गया है, ये आप कह सकते हो, यहां पर निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में हुआ था, ऐसे याद कर सकते हो। अब बात करेंगे प्रमुख वेद। वेद आपको पता है वेदों की संख्या कितनी है? 4। हमारा पवित्र ग्रंथ, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? आप कहोगे वेद होता है। तो बात करेंगे 1 पॉइंट के लिए, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो वेद क्यों है? वेदों का मतलब ही है लोगों को ज्ञान प्राप्त कराना। तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना होता है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद आपको सबको पता है पुराना, यजुर्वेद में गद्य पद दोनों का वर्णन मिलेगा, सामवेद गीत से है, अथर्ववेद आपको क्या मिलेगा? जो पृथ्वी से संबंधित जो भी बात करेंगे काल्पनिक घटना, काल्पनिक नहीं, जो भी कह सकते हैं मनुष्य के द्वारा काल्पनिक बात करते हैं, जो भ्रंश जो बात करते हैं, जो मनुष्य क्या है षड्यंत्रों में फंसा हुआ है। ठीक है ना, एक प्रकार से कह सकते हैं जब मनुष्य आसमां से भगवान के यहां से जब जमी पाता है तो वो अपने लिए जिन क्या क्या प्रकार की रणनीतियां बनाता है, वो सारी की सारी रणनीतियां कहां मिलेंगी? यहां पर आपको देखने को मिलेंगी अर्थशास्त्र में। ये न्यू है, नवनतम है। बात करते हैं ऋग्वेद की, बात करते हैं सबसे पहले वेद की। तो बात करते हैं यह सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। पहली बात तो बात करेंगे इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, चलो तो ये याद कर सकते हो। 10,000, 2 की 2 दूनी 4, 2 3 6, इस प्रकार से ऐसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, आराम से याद हो गया। अगले बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आराम से आपको याद हो जाएंगी। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट को बढ़ते हैं फिर। चलो
ठीक है भाई। अगर बात कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, तो बात करेंगे यहां पर, देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा। तो बात करते हैं ऋग्वेद की 5 शाखाएं होती हैं, तो ध्यान रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं होती हैं, तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं होती हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो आगे बढ़ते हैं फिर, या ऐसे आप कर सकते हो, इसमें देखो 5 ही मात्राएं रखी हैं, ऋण की है, फिर गा है, फिर एक ही मात्रा, फिर वा है, फिर दा है, तो इस प्रकार से 5 यहां पर भी ऐसे याद कर सकते हो। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं होती हैं, तो ऋग्वेद में एक ऋण बन गया, फिर एक गा बन गया, एक की मात्रा हो गई, एक बा हो गया, फिर दा हो गया, तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक ना। तो ऋग्वेद में कितनी शाखाएं होती हैं, ऋग्वेद की 5 शाखाएं होती है, इस प्रकार से याद हो गया आपके लिए। बात करेंगे देवता सोम का उल्लेख, देवता सोम का उल्लेख 90 मंडल में आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद के, तो ध्यान रखना वेरी इंपोर्टेंट। ऋग्वेद में देवता सोम का जो उल्लेख है वो किसका है, 90 मंडल में आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 21 वाला, ठीक है ना। तो ऋग्वेद जो है इसमें 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, तो इसको आपको याद करना है। आगे बात करेंगे गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो किसने की थी, आप कहोगे विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में आपको देखने को मिलेगा। तो गायत्री में त्र है, विश्वामित्र में त्र है, तो उसी प्रकार से मंडल भी कौन सा है, त्र माने 3रा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचित है, ठीक है, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, यह सावित्री माता के लिए क्या है, समर्पित है। जो सावित्री मैया है उनके लिए क्या है, ये मंत्र समर्पित हो जाता है। जब सावित्री मैया की जो भी कह सकते हैं आरती की जाती है तो गायत्री मंत्र गाया जाता है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदामा, देखो सा से सातवा, सा से सुदास, ठीक है ना। तो बात करेंगे ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई और यह युद्ध परुसड़ी नदी पर लड़ा गया था। तो इसको याद कैसे करेंगे, ऋग्वेद के 7वें मंडल में सा से सात हो गया और सा से ही सुदास हो गया, सा से देखो डबल सा मिल रहा है, यहां पर पिपिट्टा सा मिल रहा है एक, और बात करेंगे ला भी मिल रहा है, ये भी सा ही है एक प्रकार से, ठीक है ना। तो आप कहोगे पिपिट्टा सा मिल रहा है यहां पर, तो आप कहोगे 7वें मंडल में सुदास जी का, और बात करते हैं सड़ी नदी पर ध्यान रखना, परुसड़ी मैं सड़ी कह रहा हूं इसलिए सा से आप कर रहे हैं, सड़ी नदी पर आपको देखने को मिलेगा और सुदास ही जीते, कौन, सुदास ही जीते। तो हम 7वें मंडल से सब कुछ याद कर लेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई और यह युद्ध परुसड़ी नदी पर लड़ा गया था। यह किसने है, सा से हमने सब कुछ याद कर लिया। आगे बात करेंगे यजुर्वेद, यह वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो ये जो है वो गद्य और पद दोनों में है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया जब मैं बता रहा था यजुर्वेद के बारे में, तो गद्य और पद दोनों में। यहां पर जो बलियां चढ़ाई जाती हैं, बलि दी जाती हैं, तो उनके मंत्रों का उल्लेख यहां पर देखने को मिलता है यजुर्वेद में। आगे बात करेंगे इसकी 2 भाग देखने को मिलते हैं यजुर्वेद के, एक मिलेगा कृष्ण यजुर्वेद और एक मिलेगा शुक्ल यजुर्वेद। तो ये तो इजी है, आपने पढ़ा होगा लूसेंट में इसके बारे में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के बारे में। हाँ, एक शाखा हमारी बच गई, ऋग्वेद की एक जीवित शाखा होती है, एकमात्र जीवित शाखा है, इसको आपको याद रखना है। ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम साकल शाखा कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम साकल शाखा कहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलो अगले बात करेंगे, तो बात करेंगे सामवेद की। अब इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, क्योंकि संगीत का जो वेद है वो यही कहलाता है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं। कितनी, 1549 रचनाएं हैं, जिनमें से मात्र 78 नई जोड़ी गई हैं, बाकी सारे की सारी जो तुम्हारी 10,462 रचनाएं जो थी उनमें से ली गई हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो आपको सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिनमें मात्र 78 ही नई जोड़ी गई हैं, बाकी हमने ऋग्वेद से उठा ली गई हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे अथर्ववेद,
यह वेद सबसे बाद का लिखा हुआ है, मतलब नवीनतम वेद है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। आधुनिक मतलब जो बात करते हैं अभी हाल ही में बनाया गया हो, आधुनिक या चल रहा हो, तो बात करते हैं इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह, प्रेम जो भी मनुष्य करता है ये सारी घटना यहां पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अथर्ववेद की दो शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा आपको पिप्पलाद और एक मिलेगा सौनक। कौन सी? पिप्पलाद और मिलेगी सौनक। तो अथर्ववेद जमीन की बात हो रहा है, पिप्पलाद में लादने की बात हो रही, तो लादेगा कौन? भैया जी जमीन पर रहेगा, भाई तो लादेगा। सौनक रौनक किसका नाम होता है? भैया जमी वाले का नाम होता है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। बात करेंगे अथर्ववेद का ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। जो अथर्ववेद है उसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्रह्म वेद? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही हमारी पृथ्वी रचित है, ब्रह्मा के द्वारा ही हम बनाए गए हैं। तो आप कहोगे अथर्ववेद को ब्रह्म वेद इसलिए कहा जाता है, तो आराम से याद हो गया आपके लिए। तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अगले देखेंगे, इसमें यह बताया गया, जो अथर्ववेद है उसमें यह बताया गया है कि सभा की दो समितियां देखने को मिलेंगी। एक तो प्रजापति की दो पुत्रियां जो देखने को मिलती हैं, सभा और समिति। अथर्ववेद में हमें सभा और समिति जो है वो प्रजापति की दो पुत्रियों के बारे में वर्णन यहां पर किया गया है। तो इतनी बात आपको अथर्ववेद से और याद रखना है कि सभा और समिति का जो वर्णन है प्रजापति की दो पुत्रियों का, वो किसमें है? वो आपको अथर्ववेद में किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो कैसे याद करेंगे? शिक्षा की ज्योति व्याकरण में छनक रही है। कौन सी? शिक्षा की ज्योति, शिक्षा की ज्योति, शिक्षा की ज्योति व्याकरण में छनक रही है, छनक रही है। तो छनक रही है इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो छा से क्या बनेगा? छंद, ना से क्या बनेगा? निरुक्त, का से क्या बनेगा? कल्प। ठीक है ना। तो छा से क्या बनेगा? छंद, ना से क्या बनेगा? निरुक्त, का से क्या बनेगा? कल्प। ठीक है ना। बात करेंगे मे का कोई मतलब नहीं है, की का कोई मतलब नहीं है, बी से व्याकरण, ज्यो से ज्योतिषास्त्र ज्योतिषिक, और बात करेंगे शिक्षा से शिक्षा। तो आपको शिक्षा की ज्योति व्याकरण में छनक रही है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से देखे? शिक्षा की ज्योति व्याकरण में छनक रही है। तो शिक्षा, ज्योतिष, बात करेंगे ज्योतिषी, व्याकरण, छंद, निरुक्त और कल्प। इस प्रकार से आपको याद रखना है, शिक्षा की ज्योति व्याकरण में छनक रही है। ठीक है, याद हो गया वेदांग, सारे के सारे याद रहेंगे। शिक्षा की ज्योति व्याकरण में छनक रही है। आगे बात करेंगे, इसको देखेंगे पुराण। पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? 18। पुराना हो गया 18, हो गया खटारा हो गया। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? 18 थी। पुराणों के रचयिता कौन है? आप कहोगे लोमहर्ष हैं। कौन? लोमहर्ष। कैसे याद करेंगे? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18 में आपको क्या मिलेगा? कुछ इस प्रकार से 8 मिलेगा। तो 8 को हमने ऐसे ही तो बनाया, तो इसको ऐसा कर लो तो यहां पर क्या बनेगा? लोमहर्ष बन जाएगा। तो पुराणों के रचयिता कौन है? आप कहोगे लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ये फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का, तो ध्यान रखना। तो पुराणों की संख्या 18 हो गई। पुराणों के रचयिता कौन हो गए? लोमहर्ष। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करेंगे वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। तो बात करते हैं, ऐसे समझ लो कि जो भी पुराण हैं वो गुप्त काल के आसपास के ही विकसित देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम बात करें विष्णु पुराण, जैसे बात करें विष्णुगुप्त है ना, सॉरी हाँ, विष्णुगुप्त किसे कहते हैं? चाणक्य को कहते थे। और विष्णुगुप्त किसके दरबार में रहता था? मौर्य वंश के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो आराम से याद रहेगा कि विष्णु पुराण का संबंध जो है वो मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध जो है वो सातवाहन से है। मत्स्य में सा मिलेगा तो सातवाहन वंश से है। बात करेंगे वायु पुराण किससे है? गुप्त वंश से। वायु नहीं दिखाई देती है तो गुप्त होती है। तो वायु पुराण किससे है? गुप्त वंश से। तो सारे याद हो गए। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल की बात करें के आसपास के देखने को मिलेंगे। जो विष्णु पुराण है, तो विष्णुगुप्त किसे कहते हैं? चाणक्य को कहते हैं, जिसने अर्थशास्त्र लिखी है। वो किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। तो विष्णु पुराण का संबंध किसके है? मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का किससे है? सातवाहन से है। वायु पुराण का किससे है? गुप्त वंश से। वायु दिखाई नहीं देती है तो क्या हो गया? गुप्त। आगे देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ठीक है, देखो यहीं से हमने ट्रिक बना ली। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं।
इसके दो अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य दे रखा है नीचे, है ना। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिसके दो अन्य नाम और हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। आगे बात करेंगे, यहां पर देखा जाए तो अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। अर्थशास्त्र कैसा शास्त्र है? आप कहोगे अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। जिस प्रकार से आपको किसका देखने को मिलेगा? आप कहोगे मैकियावेली का मिलेगा एक ग्रंथ, ठीक है ना। मैकियावेली का आपको देखने को मिलेगा द प्रिंस। द प्रिंस की बात कर लें, द प्रिंस भी जो है वो भी किससे है? ये भी राजनीतिक संबंधित है। ये किसका है? मैकियावेली का है। मैकियावेली का आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि ये बताओ जो मैकियावेली का जो द प्रिंस है वो किसके समान है? तो वहां पर दे रखा होगा कि अर्थशास्त्र के और भी रचनाएं दे रखेंगी, तो आपको अर्थशास्त्र लगाना है, क्योंकि द प्रिंस और जो अर्थशास्त्र है ये दोनों की दोनों राजनीति पर ही संबंधित है, ठीक है ना। तो बात करेंगे इसमें मौर्यकालीन का जो वर्णन है वो देखने को यहां पर मिलता है। अर्थशास्त्र क्योंकि अर्थात किसका? चाणक्य का है। चाणक्य किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। तो किसका वर्णन देखने को मिलेगा? चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन देखने को मिलेगा। तो मौर्य काल का वर्णन यहां पर देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या होती है? आपको इतिहास की जानकारी यहां पर देखने को मिल जाती है, मतलब मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देखने को मिल जाती है अर्थशास्त्र में। बात करेंगे आगे, राजतरंगी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहड़ है। जो राजतरंगिणी है वो किसकी है? आपको कलहड़ की है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का वर्णन देखने को मिलेगा। राजतरंगी किसकी है? कलहड़। का से कलहड़ और का से ही क्या मिलेगा? कश्मीर मिलेगा। तो आराम से याद हो जाएगा कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहड़। और इस पुस्तक का जो उल्लेख है वो कश्मीर के राजाओं का इतिहास देखने को इसमें मिल जाता है हमें। तो बात करेंगे अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? पाणिनि। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। तो बात करते हैं अष्टाध्यायी, देखो नाम में ही अष्टाध्यायी लिखा हुआ है, तो ये व्याकरण से संबंधित होगी संस्कृत के व्याकरण से संबंधित देखने को पुस्तक ये मिलेगी। बात करते हैं सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन या फिर पुरानी स्मृति जो है वो मनु स्मृति देखने को मिलती है। कौन सी? मनु स्मृति। सबसे पुरानी की बात करेंगे तो कौन सी? मनु स्मृति देखने को हमें मिल जाती है। मनु स्मृति देखने को मिल जाती है। बात करेंगे इसके लेखक जो हैं वो कौन है? मनु ही हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो आप कहते हो ना जानो मेरी जान आजा, तो आजा मतलब आगम, ऐसा कर लेंगे। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। आराम से याद रहेगा, गम देगे इस प्रकार से कर सकते हो आप। आगे बढ़े तो बात करेंगे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो किसमें? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र नामक पुस्तक में देखने को मिल जाता है। अगर देखो साहित्य की बात करेगा तो वो तो आगम हो गया अपना। अगर बात करेगा जैन धर्म का प्रारंभिक, जो पुराने की बात कर रहा है, पुराना जो इतिहास है वो कहां देखने को मिलेगा? वो हमें कल्पसूत्र में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। सूत्र बांध देते हैं मंगल सूत्र, तो जान मतलब शादी होती जान से, तो इस प्रकार से याद कर लोगे। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कौन सा है? कल्पसूत्र नामक पुस्तक है। इसे भद्रबाहु द्वारा रचित है, ठीक है ना। कैसे? भद्रबाहु द्वारा रचित देखने को आपको मिल जाता है। कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? आपको भद्रबाहु, ठीक है ना। क्योंकि जो अपना जैन धर्म है जो बाद में जाकर श्वेतांबर और दिगंबर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। एक तरफ होते हैं तुम्हारे भद्रबाहु, एक तरफ होते हैं तुम्हारे कौन? अहिभद्र, ठीक है ना। तो ये दोनों की दोनों आपको देखने को मिलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बात करेंगे जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं हैं जहां तक जीना, जहां तक मेरी उम्र है वहां तक मैं जीऊंगा। याद करो जातक कथाओं की, जहां तक, जातक की बात करें, जहां तक मेरी उम्र है भाई मैं तो जीऊंगा, चाहे वृद्ध कितना भी हो जाऊं, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। इस पर याद कर लो। तो जातक कथाओं की बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। इसमें जहां तक जाओगे वहां तक की कहानियां देखने को मिलेंगी। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां देखने को मिल जाती हैं। आगे बात करेंगे तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। जो भारत का सबसे प्राचीन नगर है वो मोहनजोदड़ो है। तो कैसे याद करेंगे? प्राचीन की पूछ ले कभी भी तो मोहन कैसे हैं? मोहन भैया जी भगवान हैं। ये तो अब से नहीं, जब से सृष्टि का रचन हुआ है यही तो रचना स्टार्ट की है मोहन ने। तो आपको मोहनजोदड़ो ऐसे याद कर सकते हैं कि मोहन बहुत पुराने हैं,
है ना, भगवान बहुत पुराने हैं, हम तो नए नए आए हैं। तो बात करोगे भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। जो जो बात कहते हैं मोहन ने रचाया होगा, ठीक है ना, तो उस प्रकार से मोहन ने बनाया होगा सबसे प्राचीन नगर। तो ऐसे याद कर लो। तो इस भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। बात करेंगे मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। असम में पाया जाने वाला जो गिब्बन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिब्बन एक कपी है, बंदर। तो असम में पाया जाने वाला एक गिब्बन भारत का एकमात्र कपी है, इसका नाम गिब्बन है, ध्यान रखना, जो असम में पाया जाता है, गिब्बन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां से हमारी स्टार्ट होगी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता को देखने वाले सबसे पहले तो बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल। मैंने पहले ही बता चुका है कि जब बात करते हैं नवपाषाण काल जब खत्म होता है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक खत्म होता है, और फिर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी जो आती है वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिल जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो होता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का होता है। बात करेंगे हड़प्पा टीले के सर्वप्रथम उल्लेख जो है हड़प्पा टीला, क्योंकि सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था, खोजने की बात कर रहा हूं, पुराना की नहीं बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं खोजने की बात कर रहा हूं, और पुराने की बात करेगा तो मोहनजोदड़ो है सबसे पुराना। मगर वो कह रहा है कि ये बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बात करेंगे हड़प्पा टीले के सर्वप्रथम उल्लेख, हड़प्पा टीले, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोदा हुआ है, तो इसके जो उल्लेख है वो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन्स द्वारा किया गया था। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख, इसका वर्णन की बात करेंगे। खोज तो हो चुकी थी हड़प्पा की बहुत पहले ही, ठीक है ना, जो हड़प्पा की खोज हो चुकी थी वो तो हो चुकी थी, बात करते हैं बहुत पहले ही इसका निर्माण हो चुका था, मगर उल्लेख की बात कर रहा है, उल्लेख कब किया गया था। तो आप कहोगे हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है कि इसका कि यहां पर भैया जी कि कभी पुरानी पीढ़ी के अनुसार यहां पर बस्ती हुआ करती थी, यह उल्लेख किताबों में दर्शाया गया था पहले। इसका उल्लेख यहां पर देखने को मिलेगा 1826 में। कुछ हमें ऐसी छवि देखने को मिली थी, कहां पर आंखों के जमी के अंदर, हमारे छवि से 26 याद रख लेंगे आराम से, छवि से 26 याद कर लेंगे। तो कुछ ऐसे हड़प्पा के सर्वप्रथम उल्लेख हमें छवि देखने को मिली थी, हड़प्पा के उल्लेख या फिर छवि देखने को मिली थी 1826 में, जिसे चार्ल्स मैसन्स के द्वारा किया गया था, चार्ल्स मैसन्स के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है ना, इसको याद रखना है। तो बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कांस्य का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि तांबे का प्रयोग तो पहले ही हो चुका था नवपाषाण काल में ही। तो बात करेंगे इन लोगों को ताम्रपाषाण काल में इसका उपयोग हो चुका था तांबे का। तो इन लोगों को तांबे और टीन को मिक्सिंग करके, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। और ये कांसा मतलब क्योंकि इनका प्रयोग करते थे ये लोग, तो आप कहोगे इन लोगों को तांबे और टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। तो ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक है ना, 1921 में इन्होंने खोज की थी दयाराम साहनी ने। बात करेंगे कौन सी नदी पर है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने, बात करेंगे कब, तो आप कहोगे हड़प्पा की बात कर रहे हैं हम यहां पर, किसकी, हड़प्पा ही होगा यहां पर। हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में, जो रावी नदी के तट पर हमें देखने को मिलता है। तो इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, और उसी के कारण ही इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़, इस सभ्यता के निवासियों की बात करेंगे तो निवासियों को क्या कहा जाता था, आप कहोगे द्रविड़ कहा जाता था। अतः ये भूमध्य सागरीय थे, कैसे थे, ये भूमध्य सागर थे। यह एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। तो इंपोर्टेंट क्या है कि यहां के निवासियों को क्या कहते थे, तो यहां के निवासियों को हम द्रविड़ कहते थे। तथा भूमध्य सागरीय थे, कैसे थे, ये भूमध्य सागर से आए थे, भूमध्य सागरीय थे।
ठीक है ना। यह एक नगरीय सभ्यता थी, नगरों में निवास किया करती थी। अगले देखेंगे, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। क्या? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह की बात करें तो लोथल को माना जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है ये लोथल। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर बाई चांस आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जिसका आपको माइंड ना भी चले तो आप लोथल की ओर बढ़ सकते हो, क्योंकि लोथल ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। बंदरगाह, अगर महान स्नानागार, महान अन्नागार की बात करेगा तो वो तो आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिलेगा, मगर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह की बात करेगा तो आपको लोथल में देखने को मिलेगा। ऐसे याद कर लो, बंदर है, यहां पर बंदर की बात कर रहे हैं। किसकी? बंदर। और बंदर को क्या करोगे? केला लो, केला लो, केला लो। केला कहां डालोगे? थल पे। तो लो भाई, बंदर जी लो केले, बंदर जी लो केले, ऐसे आप कर सकते हो। तो सिंधु घाटी का जो बंदरगाह था, बंदर क्या करेगा? लो केले भाई, लो केले, बंदर जी लो केले। तो आप हो गए बंदरगाह लोथल को माना जाता है। इस प्रकार से याद कर सकते हो। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे इसमें। तो बात करेंगे, सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भावात्मक एवं चित्रात्मक थी। भावात्मक मतलब कह सकते हैं उसे देख सकते थे, अनुभव, जो अपना भाव है अपने अंदर के, उनके द्वारा हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं, मगर उनके द्वारा हम अभी उनको पढ़ नहीं सकते। मतलब भावात्मक है, चित्रात्मक है, मगर हम उनको पढ़ नहीं सकते। यह जो है लिपि वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो कैसे चलती थी? ये सांप के आकार की चलती थी। दाएं, दाएं कहां होता है? इधर। तो इधर से ऐसे पढ़ी जाती थी। पहले इधर से इधर पढ़ते थे, फिर इधर से इधर पढ़ते थे, फिर इधर से इधर पढ़ते थे, फिर इधर से इधर पढ़ते थे। मतलब ये उल्टी सीधी, पहले इधर से इधर पढ़ा, पहले इधर से इधर, सॉरी इधर से इधर पढ़ा, तो इधर चल रही है ऐसा करे, तो इधर से इधर पढ़ते थे, फिर इधर से इधर को 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 पढ़ते थे। तो बात करते हैं, ये देखो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऐसे करके लिखते थे आ बा सा। अब ए बी सी, अब डी आएगी तो डी यहां आएगी, फिर ई आएगी यहां पर, तो एफ आएगी यहां पर। तो इस प्रकार से फिर एफ, फिर जी आएगी यहां पर, जी ऐसे आएगा ना, तो जी आएगी यहां पर, एच आएगी यहां पर, और जे जी एच आई, आई कहां आएगी यहां पर। तो ऐसे यहां पर चलती थी, ऐसे 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 सांप की तरह चलती थी ये वाली, ठीक है, लिपि। तो ये कैसी? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बात करेंगे, सिंधु सभ्यता में नगर और घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति, किसकी? ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। वेरी इंपोर्टेंट है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे और जो घर थे उनको बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। ठीक है ना। अगले बढ़ते हैं, यहां बात करेंगे, सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक हुआ करती थी। मतलब क्यों? क्योंकि ये मात्र देवी की पूजा किया करते थे। किसकी? मात्र देवी की। क्योंकि ये मात्र देवी की पूजा किया करते थे और एक सींग वाले, सॉरी कुबड़ वाले सांड की। किसकी? कुबड़ वाले सांड। जो कुबड़ वाले सांड हुआ करते थे इनकी पूजा किया करते थे। तो मात्र देवी की पूजा करने के कारण ही इनको क्या कहने लगे? सिंधु सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहने लगे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और मात्र देवी की जो मूर्ति देखने को मिलेगी वो आपको कहां मिलेगी? आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलेगी। अगले बात करेंगे, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी देखने को मिलती है। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति देखने को मिलती है। अब भैया कहां पे नाचेगी? आप कहोगे जो धड़े पे नाचेगी। जा धड़ा ऊंचा हैगा, जा धड़ा ऊंचा हैगा भैया जी, यहां पे नचाएंगे और नीचे हम लोग क्या करेंगे? बैठकर देखेंगे, है ना। नीचे क्या करेंगे? हम इसको बैठकर देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो नर्तकी को कहां नचाएंगे? आपको इस धड़े पर, जो धड़ा है ऊंचा, इस धड़े पर नचाएंगे नर्तकी के लिए। यहां नाचेगी, वो ठुमके लगाएगी और हम कहां देखेंगे? नीचे से। तो आपको मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त देखने को मिलती है। तो ऐसे याद हो गया, नर्तकी को हम नचाएंगे, आपको धड़ों पे नचाएंगे भैया जी ऊपर, और नीचे हम देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। बात करते हैं आगे, ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। आपको सबको पता है मोहनजोदड़ो के लोग जो थे या सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी लोग थे वो शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। उस समय चीनी का उपयोग थोड़ी था। तो बात करते हैं सैंदव सभ्यता, बात करते हैं दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करती थी। क्योंकि पहले जो पद्धति थी वो दशमलव, सैंदव सभ्यता की बात कर रहे हैं तो वो किस पे? दशमलव प्रणाली हुआ करती थी, उस पर आधारित बाट हुआ करते थे, उनका प्रयोग करती थी। ठीक है ना। अगले बात करेंगे, लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा
प्राप्त हुई है। मैंने कहा ना लोथल जहां तक आपको देखने को मिलेगा हर जगह लोथल ही देखने को मिलेगा। तो लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहां गाय के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो आप कहोगे यहां देखो लोथल, लो मैंने यहां पर लोथल को बना दिया लोचल, लो मैं बैठ गया और तू चल, है ना। लोथल, लो मैं बैठ गया तू चल, क्या चलेगा भैया जी, घोड़ा ही तो चलेगा। तो यहां पर घोड़ा के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं, ठीक है ना। तो आप कहोगे लोथल की मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो आराम से याद हो जाएगा लो चल मैं घोड़ा बैठ गया तेरे ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से याद हो जाएगा। आज बात करते हैं सिंधु भाषी जो थे बद्दकों को अत्यधिक पवित्र मानते थे। अगर मैं सिंधु सभ्यता की नाम लिखूं तो क्या लिखूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हो ना, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हो आप, सिंधु घाटी सभ्यता। तो घाटी किसे कहते हैं, आपको के दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को कहते हैं घाटी। और घाटी में भैया जी नदियां भी हो सकती हैं, तो नदियों में आपको क्या मिलेंगी, बत्तखें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो बत्तख को अत्यधिक पवित्र पक्षी मानते थे, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो सिंधी भाषी जो थे वो बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। आगे देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा। बात करेंगे जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहां से, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे याद कर लो, कालीबंगा को काले बैंगन कहां जोतेंगे भाई, जुते हुए खेत में गाड़ेंगे। तो आप कहोगे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं, काले बैंगन से, कालीबंगा से। तो काले बैंगन कहां गाड़ेंगे, आप कहोगे जुते हुए खेत में गाड़ेंगे काले बैंगन, आराम से याद हो गया। बात करते हैं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से देखने को मिला। मैं यहां पर दो ट्रिक बनाऊंगा, एक तो काले बैंगन, एक काली मैया का भवन मतलब घर। तो काली मैया का घर किससे बना होगा, आप कहोगे नक्काशीदार ईंटों से बनाया गया होगा, जो कि मंदिर बहुत ही अच्छा लगे। तो आप कहोगे नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है ना, अगले देखेंगे। तो इसकी बात करते हैं, यहां देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या है ये बताना है। तो पहले देखेंगे यहां पर प्रमुख स्थल देखने वाले हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हड़प्पा कहां पर देखने को मिलेगा, आप कहोगे पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। हड़प्पा पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा एक खोजा गया था। तो आप कहोगे हड़प्पा सभ्यता कहां मिलेगा, आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और किस नदी के किनारे, तो आप कहोगे राबी नदी के किनारे। हड़प्पा किसको, हड़प्पा भैया जी राबी नदी को, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लेंगे, राबी नदी को हड़प लिया पाकिस्तान से, ठीक है। अगले देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आती है राबी नदी, तो आधा पानी हमने हड़प लिया है, ऐसे याद हो जाएगा। और पाकिस्तान भी याद हो गया आपके लिए, ठीक है ना। अगले देखेंगे मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, इसकी खोज हुई थी 1922 में। किसने की थी, रखालदास बनर्जी ने। किसने, रखालदास बनर्जी ने की थी, ठीक है, रखालदास बनर्जी ने। तो आप कहोगे ये भी कहां पर है, ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो, और सिंधु नदी पर स्थित है, ठीक है। वही बात करें चनुदड़ो में आपको रो मिलेगा, क्या मिलेगा, रो। और यहां पर भी क्या मिलेगा, रो। मोहनजोदड़ो चनुदड़ो ये दोनों सेम है, तो सेम जगह पर होंगे, पाकिस्तान और सिंधु नदी, ठीक है। रोड़ो आ रहा है तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम ही जगह पर मिलेंगे। यहां पर भी पाकिस्तान, यहां सिंधु नदी। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगन, मैंने कहा काली का बंगला कहां बना होगा, एक स्थान पर बना होगा भाई, काली का स्थान होता है बना हुआ, तो काली मैया का। तो आप कहोगे काली मैया का स्थान मतलब राजस्थान। और आप कहोगे काले बैंगन कहां बने, घर बने लोगों के। तो मैंने कहा दो ट्रिक याद करना है यहां से, कालीबंगा से एक तो काले बैंगन, और एक याद करना है कौन सा, काली का बंगला। काली मैया का बंगला कहीं ना कहीं स्थान पर होगा, उनका स्थान होता है, आसन होता है। और बात करेंगे घर बैंगन बने, इस प्रकार से याद होगा। लोथल की बात करेंगे, लोथल, मुझे थल भाई, थल नहीं दिख रही, जमीन नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि रात है भाई, रात। और मैंने इसलिए भी नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने भोग कर रखा है, किस चीज का, बियर का। तो मैंने बियर पी रखी है और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे थल भी ना दिख रहा है, जमी भी नहीं दिख रही है, बहुत रात हो चुकी है, इस प्रकार से याद हो जाएगा। बात करेंगे रोपड़ कहां पे, पंजाब। आप किसी के पंजा मारोगे, अपना हाथ मारोगे तो रो पड़ेगा वो बंदा, और रो पड़ेगा तो लाज, सतलज,
उसकी लाद बचाने के लिए वहां से भाग जाएगा। तो सतलज नदी पर, रोपड़ पंजाब सतलज नदी। बात करते हैं आलमगीरपुर कहां पे, मेरठ हिंडन, ये सबको पता ही है इसके बारे में। आगे देखेंगे रंगपुर की बात करेंगे। रंग, रंग क्या तुम्हें रात में दिख जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं दिखेगा। और आप कहोगे यहां पर क्या है, मादर नदी। कौन सी है? मादर। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊं। यहां पर रंग, रंग बिरंगे हैं भाई, है ना। मुझे तो डर लग रहा है कि रंग बिरंगे फूल हैं, कहीं कोई ऐसा फूल ना हो, कहते हैं ना कि खा लेता है, ऐसा फूल भी होते हैं। आपने देखे होंगे जो होते हैं ना बॉलीवुड मूवी, उनमें देखे होंगे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो अपने रस से अपनी लटों को फेंकते हैं और उसको खा लेते हैं व्यक्तियों के लिए, देखे होंगे आपने, ठीक है ना। आगे देखेंगे, बात करेंगे धौलावीरा की बात करेंगे। धौला भैया, धौला, धौला, हाँ धौला क्या, गुजरात, ठीक है। तो इस प्रकार से धौलावीरा कहां हो जाएगा? गुजरात में। बनाबली, क्या बनाओगे भाई? बनाबली, यहां क्या हो जाएगा? आप कहोगे हरियाणा में हो जाएगा बनाबली। अब देखो, सॉरी, बनमाली की बात कर रहा है, बनमाली। तो माली, माली कहां जाएगा? माली जाएगा अपने हरे भरे बागयान में जाएगा ना, हरे भरे बगिया में जाएगा। माली कहां जाएगा? हरी भरी बगिया में, तो हरियाणा। माली कहां जाएगा? हरी भरी बगिया में, तो हरियाणा। और कैसे फूल तोड़ के लेके आएगा? आपको रंग बिरंगे फूल तोड़ के लेके आएगा, तो रंगोई नदी पर है। अगले देखेंगे सुतकांगो डोर। सुतकांगो डोर तो कहां जाएगा? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आपको यहां पर ध्यान रहेगा, सुतकांगो डोर पाकिस्तान। और ये ध्यान रखना दास्क नदी पर है। कौन सी? दास्क नदी पर है, ठीक है। तो ये आपको कुछ जो इंपोर्टेंट कुछ नहीं बताया मैंने, बाकी सारे तो बता दिए, बाकी आप याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। तो मैंने कहा मोहनजोदड़ो से महान अन्नागार और महान स्नानागार दोनों कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? महान अन्नागार और महान स्नानागार दोनों कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। दोनों के बारे में याद रखना है। बात करेंगे इनकी मुख्य फसलें गेहूं और कौन थी? जौ थी। अगर सबसे पहले जौ दे रखा हो तो जौ लगाना है, गेहूं नहीं लगाना है। जौ ना हो तब गेहूं लगाना है। तो उनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ हुआ करती थी, तथा इनकी जो बात करते हैं वस्त्र थे, वो सूती और ऊनी वस्त्रों का ये लोग उपयोग करते थे। तो इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी और यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। बात करेंगे अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। जो अग्निकुंड हैं, मैंने कहा ना कि जब भी आप याद करो तो लोथल तो याद ही कर लो लोथल के लिए, तो कि लोथल तो हर कहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। तो देखो अग्निकुंड की बात करेंगे। अग्नि किसको जलाओगे? आप कहोगे थल, एक जमीन में बनाएंगे। जमीन में हमने क्या बनाया? गड्ढा बनाया। हमने कहा बनाया? थल। थल पर जमीन में गड्ढा बनाया। और किसके लिए बनाया? भैया जी काली मैया की पूजा करने के लिए। किसको? काली मैया की पूजा करने के लिए। तो काली बंगन, आराम से याद हो गया। तो अग्निकुंड लोथल थल में बनाया काली मैया की पूजा करने के लिए। तो अग्निकुंड कहां से? लोथल और काली बंगन से प्राप्त हुए हैं। काली बंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां, ठीक है ना, ऐसे याद करना है इसके लिए। बात करेंगे मनके बनाने का कारखाना। देखो लोथल फिर आ गया। तो मनके बनाने का कारखाना कहां होता है? लोथल। और चुन चुनकर मनके बनाए जाते हैं। कैसे? चुन चुनकर मनके बनाए जाते हैं मिट्टी के। तो आपको कि मनके बनाने का कारखाना कहां हुआ? लोथल। जमी हमने खोदी और बात करते हैं चुन चुनकर हमने क्या बनाए? मनके बनाए। तो बात करेंगे मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चनौदड़ों से प्राप्त देखने को मिल जाते हैं। तो बात करेंगे चावल के साक्ष्य कहां मिलेंगे? लोथल से प्राप्त होते हैं। हमें दो प्रकार के चावल मिलेंगे। एक मिलेगा काले चावल के साक्ष्य। कौन से? काले चावल के साक्ष्य देगा आपके लिए। काले चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो का से काले, का से काली मैया। तो काली बंगन से प्राप्त हुए हैं। काले चावल की साक्ष्य बात करेगा तब। तो काले चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? काली बंगन से। और बात करेगा सिंपल चावल की बात करेगा तो लोथल। मैंने कहा लोथल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल जहां मिले ठोक दो, ठीक है ना। तो आपको कहे चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु। हड़प्पा की जो मोहरे हैं उनमें एक सींग वाले जो जानवर हैं, एक सींग वाला बैल देखने को मिलेगा, एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलेगा। तो आपको कहे हड़प्पा की सभ्यता पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातुओं की बनी होती थी। किसकी? स्टेलाइट धातु की। मैंने कहा लोथल से लाला याद कर ले तो ला पर यहां पर मिलेगा लाइट, तो स्टेलाइट। तो अगर बात करेंगे मोहरे की तो हम इस लोथल से ही लाइट बना देंगे। ला से लोथल, ला से लाइट। तो आपको जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे थी
वो बात करेंगे। पहली बात तो एक सींग वाले गेंड देखने को मिलेंगे, और बात करेंगे स्टेलाइट देखने को मिलती है धातु। बात करेंगे सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी, पहले पढ़ चुके हैं, मातृ सत्तात्मक थी, तो मातृ देवी की पूजा किया करते थे, और पशुओं में कुबड़ वाले सूंड की पूजा किया करते थे, कुबड़ वाले सांड की पूजा किया करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। आगे बात करेंगे लोथल, बात करते हैं ये लोग सूती, देखो पहले पढ़ चुके हैं हम, ये लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, क्योंकि शिकार मछली तो हो गई, पशु पक्षी को आपस में लड़ाते थे, और बात करते हैं पासा खेलने का ये लोग बहुत रुचि रखते थे। बात करते हैं इनको तलवार का ज्ञान नहीं था, उस बार तलवारें नहीं थी उस समय की बात करेंगे तो, ना ही तलवारों का कहीं साथ देखने को मिला है, तथा आग में पकी हुई ईंटों की टेरीकोटा कहा जाता था। तो टेरीकोटा अब भी कहते हैं, टेरीकोटा जो हम बनाते हैं ईंटों से, जो हम बनाते हैं ईंटों का जो भी घड़ा हो गया, ईंटों के बड़े बड़े मलसे हो गए, इन सबको टेरीकोटा ही कहते हैं। और इसको हाल ही की बात करें तो हाल ही में जगह बेजगह जिले भी घोषित किए हैं टेरीकोटा के, कि वो लोग क्या करें, इसका विकास करें और विदेशों में भी हमारी सेल्स हो। तो बात करते हैं इनको तलवार का ज्ञान नहीं था, और आग में पकी हुई मिट्टी को टेरीकोटा ये लोग कहते थे। आगे बात करेंगे, अब भी टेरीकोटा ही कहते हैं। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा उस समय भी थी सिंधु सभ्यता में, और वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी, जो वैश्याएं होती हैं वो भी उस समय थी, और पर्दा प्रथा भी उस समय चला करती थी। ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है। तो बात करेंगे सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे। आपको सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो लाल मिट्टियों से बर्तन बनाते थे। अब भी आप देखोगे तो बर्तन मिट्टी के कैसे होते हैं, पकाते तो लाल हो जाते हैं, और उन पर काली काली डिजाइन छड़ी होती है, तो वही ये करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे और उस पर काले रंग की डिजाइन बनाते थे। जैसे अब भी आपको जो बात करते हैं हड्डियां देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े हांडे देखने को मिलेंगे, उन पर डिजाइन होती है काले रंग की, और लाल बर्तन लाल होती है वो, मगर ये लाल मिट्टी का ही प्रयोग करते थे, बस इतनी ध्यान रखना है। तो सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा उन पर काले बर्तन का डिजाइन करते थे। अगले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी का कारण, जो विनाश करी, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण की बात कर रहा है, विनाश बाढ़ के कारण हो गया था। तो बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, दब गई थी, और वो हाल ही में 1921-1922 में इसको खोदा गया है। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और बहुत सारे, आपको रंगनाथ राव, जिसने आपको रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी, है ना, रंगनाथ राव ने 1954 में, 1954 की बात करेंगे, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1954 ने, है ना, लोथल की खोज, लोथल की खोज। ठीक है, अगले बढ़ते हैं फिर। अब बात करेंगे किसकी, हम वैदिक सभ्यता के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो वैदिक सभ्यता के बारे में भी स्टार्ट कर लेते हैं, इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो बात करेंगे वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो वैदिक काल को दो भाग में डिवाइड करेंगे। हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं 1550, 1750, 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता, 1750 से लेकर 4000 से लेकर 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो बात करेंगे, यहां तक पहुंच चुके 1750 तक। अब हम बात करेंगे 1500 की, 1500 से बात करेंगे 1000 ईस्वी की। कौन सी, 1500 से 1000 ईस्वी। तो ये हमें 1000 ईस्वी ही देता है। अगर ब्लूसेंट की बात करेंगे तो 1000 ईस्वी की आप बात करेगा, यहां पर 1000 ईस्वी के आसपास की बात होती है, तो हम 1500 से 1000 ईस्वी मान लेते हैं यहां पर। तो बात करेंगे वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा ऋग्वेदिक, ठीक है ना, पहले हो जाएगी ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल याद करो, 1500 से लेकर 1000 ईस्वी का जो काल देखने को मिलेगा वो ऋग्वेदिक काल देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो बात करते हैं हम यहां पर
तो बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से लेकर 600 ईस्वी का काल होता है, वो उत्तर वैदिक काल होता है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1500 से लेकर 1000 हो गया तुम्हारा ऋग्वैदिक और 1000 से 600 हो गया तुम्हारा उत्तर वैदिक। तो बात करते हैं मैक्स मुलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया या फिर ईरान से आए थे। तो आर्य में आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से मात्रा रा की, उस प्रकार से बड़ी ई में भी आपको मात्रा मिलेगी ई की। तो आप कहोगे मैक्स मुलर ने बताया, किसने? मैक्स मुलर ने, मुलर रा देख लेना यहां पर, मैक्स मुलर रा 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 सब में रा मिल जाएगा। तो मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य भारत में मध्य एशिया या फिर ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, क्योंकि इस साइड में क्या पड़ता है पाकिस्तान की और पंजाबी पड़ता है, पास से पाकिस्तान पास से पंजाब, तो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है ना, पास से पाकिस्तान पास से पंजाब। तो आपको कहे मैक्स मुलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है ना, सभ्यता कहलाई। तो बात करते हैं आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ कहलाता है। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य शब्द का श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे याद होगा आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ क्या कहलाता है? श्रेष्ठ कहलाता है, कुलीन कहलाता है। बात सॉरी श्रेष्ठ कहलाता है, श्रेष्ठ का उल्टा होता है कुलीन। तो बात करते हैं आर्यों की भाषा संस्कृत थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य लोग जो थे पशु पालन करते थे, दूध वगैरह बेचकर इनका क्या करता था? गुजारा हुआ करता था। वैसे ये ईरान में रहा करते थे। सूखा पड़ने के कारण वहां पर क्या होती है? कृषि बिल्कुल खराब हो चुकी थी और जो घास वगैरह थे, पेड़ वगैरह थे, सूख चुके थे। उसके बाद में क्या जब घास की कमी होती है तो ये मध्य एशिया से अपने भारत की ओर प्रस्थान करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहां पर होती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र होता है वो हरियाली करता है और इसी के तहत ये लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे हमारे भारत में पंजाब की ओर से प्रवेश और पाकिस्तान में बस जाते हैं यहां पर आकर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आर्य की भाषा संस्कृति और ये लोग ग्रामीण थे, पशुपालन दूध वगैरह बेचकर ये क्या करते थे? अपना गुजारा करते थे। बात करते हैं आगे, बात करते हैं प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया है। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया है। तो उसमें प्रशासन कैसी थी? आर्यों की प्रशासन देखो, बड़े हुआ करते थे कुल कैसा होता है? बड़ा हो गया तो कुल। उसके बाद क्या बनते थे? ग्राम बनते थे, ग्राम। कुल के बाद ग्राम बनता था, ग्राम के बाद बनते थे बिस बनते थे ग्राम के बाद। बिस माने बीच का, तो बिस याद कर लेना। जन के बाद क्या बनते थे? राष्ट्र। तो प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था, कुल, ग्राम, बिस, जन और राष्ट्र। एक बार पढ़ो, कुल, ग्राम, बिस, जन और राष्ट्र। ठीक है, आगे देखेंगे। तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे। ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था उसे ग्रामीण कहा करते थे। बात करते हैं बिस का प्रधान बिसपति कहलाता था। बिस का जो प्रधान था वो बिसपति कहलाता था तथा जन का प्रशासन राजन कहलाता था। जो जन का प्रशासन था, जन का अधिकारी जो हुआ करता था वो राजन कहलाता था। बिस का प्रधान बिसपति, राजन का प्रधान राजन। अगले बात करेंगे सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था हुआ करती थी। सभा और समिति जो थी इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अर्थशास्त्र में नवीनतम की बात करेगा तो अर्थशास्त्र में सभा और समिति की राजा की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो वही बात यहां पर दर्शाई गई है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं हुआ करती थी। बात करेंगे स्त्रियों दोनों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी, इसीलिए इनको पुत्रियां हम कहते थे। सभा और समिति को राजा की 2 पुत्रियां कहते थे। क्यों कहते थे? इसीलिए क्योंकि इसमें स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। बात करेंगे युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था।
जो युद्ध की बात करेंगे, युद्ध का जो प्रयोग था वो गविष्ट कहते थे। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। वैदिक काल की बात करें तो ध्यान रखना, युद्ध और गविष्ट, पहले युद्ध जो हुआ करते थे वो चुपचाप नहीं हुआ करते थे कि हम गए रात में और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो ऐसे युद्ध नहीं हुआ करते थे। पहले तो युद्ध हुआ करते थे, गा गा कर युद्ध हुआ करते थे, पहले गा बजाकर युद्ध हुआ करते थे, गाते थे कि भाई नगर में युद्ध होने वाला है, टन 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 ढोल बजते थे, माता की पूजा हुआ करती थी। जैसे बात करेंगे बाहुबली में काली मैया की पूजा हुई है, इसी प्रकार से पहले हुआ करते थे, गा बजाकर युद्ध हुआ करते थे। तो आपको क्या युद्ध का नाम पहले को हुआ करता था, गविष्ट हुआ करता था, इसीलिए गा बजाकर युद्ध करते थे तो उसका नाम गविष्ट हुआ करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ था गायों की खोज का। कौन सा? जिसका अर्थ था गायों की खोज था, गायों की खोज। तो उसमें गायों की खोज इसका मुख्य अर्थ हुआ करता था। ठीक है, आगे देखेंगे। तो बात करते हैं, बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। बाजपति, जो बाजपति हुआ करता था वो गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। जो गायों को चराते हैं उनकी बात कर रहा है। तो बाजपति जो हुआ करता था वो गायों को चराने का अधिकारी हुआ करता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो बाजपति, बाज पकड़ता है ना, बाज उड़ता है तो पकड़ लेता है, तो उसी प्रकार से यह था कि बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो ऐसे याद कर लोगे, बाज पकड़ लेता है चिड़िया को, तो अपराध को पकड़ता था बाजपति। ठीक है ना, अगले बात करेंगे। ऋग्वेद समाज को, ऋग्वेद समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांट गया। ऋग्वेद के अनुसार की बात करें तो समाज को व्यापक 4 वर्णों में बांटा गया था। तो इसके बारे में सबको पता ही है। सबसे जो कुलीन हुआ, सबसे बात करते हैं, सबसे ज्यादा कुलीन हुआ, सबसे ज्यादा बड़े हुआ करते थे, श्रेष्ठ हुआ करते थे, तो वह कौन थे? ब्राह्मण थे। राजा ब्राह्मण की बहुत सम्मान करता था। उसके बाद कौन हुआ करते थे? क्षत्रिय हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे। उसके बाद वैश्य हुआ करते थे, वैश्य के बाद शूद्र हुआ करते थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन्हें 4 भागों में बांटा गया था। बात करते हैं, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो ये चारों ध्यान रखना, ये पूछ लेता है, ऑप्शन देगा इनमें से कौन नहीं था। तो ध्यान रखना, ऋग्वेदिक समाज की समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। व्यवसाय के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज पितृसत्तात्मक हुआ करता था। जो आर्य समाज था वो पितृसत्तात्मक हुआ करता था। अगर बात करते हैं आज राजा कौन है? मैं हूं, तो कल मेरा बेटा उसका राजा बनेगा। ठीक है ना, तो आर्य समाज जो था पितृसत्तात्मक हुआ करता था, अपनी गद्दी उसके बेटे को मिलती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार और कुल हुआ करती थी। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार या फिर कुल इकाई, कुल हुआ करती थी। ऋग्वेद की बात करेंगे तो आर्य का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी। इसका जो मुखिया हुआ करता था वो पिता हुआ करता था। जिसका मुखिया पिता हुआ करता था उसे क्या कहते थे? कुलप कहते थे। उसे क्या कहते थे? जब कुल होगा तो कुल का पति कुलप होगा, तो उसे कुलप कहते थे। कुलपति नहीं कहते थे, कुलप कहते थे। जब पिता की बात करा तो पा जोड़ना है, बस हमें कितना पा जोड़ना है, कुलपति मत लगा देना। तो बात करते हैं कुल के मुखिया को पा लगा देना है बस, तो क्या कहते हैं? कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। स्त्रियां जो थीं, क्योंकि आर्य जो थे उसमें स्त्रियां भी भाग लिया करती थीं। बात करते हैं, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। आर्य बहुत ही सभ्य थे, वो लोग बाल विवाह नहीं करते थे। और बात करते हैं, पर्दा प्रचलन यहां पर थी नहीं, मगर सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वह कैसी थी? शहरी, और शहरी में आज भी आपको पर्दा प्रथा देखने को नहीं मिलेगी। मगर बात करेंगे गांव की, गांव में क्या मिलती है? पर्दा प्रथा देखने को मिलती है गांव में। तो उसी प्रकार से हमारी जो आर्य सभ्यता थी वो कैसी थी? आपको गायों की थी, गांव की थी। तो बाल विवाह और पर्दा प्रथा इसमें प्रचलन नहीं था। उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है ना, चलो उल्टा कर दिया मैंने, ध्यान रखना। शहर में क्या होगा? प्रचलन होगा उस समय। शहर में देखो यहां पर उल्टा याद रखना है, उल्टा ध्यान रखना। यहां पर क्या करना है? उल्टा याद रखना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? शहर में पर्दा प्रथा नहीं करते हैं और गांव में करते हैं।
और जो पहले के लोग हुआ करते थे गांव में करते थे, शहर में करते थे, गांव में नहीं करते थे। तो आप कहोगे जो बात करते हैं वैदिक सभ्यता है, आर्य वाली है, उसमें क्या करेंगे, पर्दा प्रथा नहीं होगी, गांव में पर्दा प्रथा उसमें नहीं होगी, उल्टा होगा आपसे, क्योंकि बाल विवाह और पर्दा प्रथा उस समय गांव में नहीं थी, शहरों में हुआ करती थी। मतलब कह सकते हैं बाल विवाह नहीं हुआ करता था, पर्दा प्रथा हुआ करती थी किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। बात करते हैं विधवा अपने मृत पिता को छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, तो यहां पर कुछ शब्द हो चुके थे ये। तो बात करते हैं जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू, कौन, अम्माजू, तो सब लोग क्या कहेंगे उसको, जो बात करते हैं जीवन भर अविवाहित मतलब वो विवाह नहीं करेंगी, वो कुंवारी रहेंगी, तो उन्हें हम सब लोग क्या कहते थे, वो बन चुकी थी क्या, आप कहोगे एक प्रकार से परमात्मा में लीन हो चुकी थी, तो उनको क्या कहोगे, आप कहोगे अम्मा कहेंगे उनके लिए, फिर तो क्या कहेंगे, अम्माजू। तो उनको क्या कहते थे, उनको अम्माजू कहने लगे। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अम्माजू कहा जाने लगा, क्या कहने लगे, अम्माजू कहने लगे। तो बात करते हैं आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस हुआ करता था। जो आर्य जो थे वो उस समय क्या पिया करते थे, सोमरस पिया करते थे, ठीक है ना। अगले बात करें, ताकत आ जाए सोमरस से, ये कोई वो नहीं था कि नशीला पदार्थ, ये ताकतवर एक टॉनिक था। तो बात करते हैं आर्यों का जो प्रिय पदार्थ था वो क्या था, सोमरस हुआ करता था। यह वनस्पति से बनाया जाता था, ये वनस्पतियों से मिलाकर बनाया जाता था। अगले बात करेंगे उपनिषदों की संख्या क्या हुआ करती थी, 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, ध्यान रखना, उपनिषदों की संख्या की बात करेगा तो 108 आपको देखने को मिलेगी उपनिषदों की संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो उपनिषदों की संख्या 108। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, मैंने पहले ही बताया आपके लिए, और कृषि था। ये लोग पशुपालन और कृषि करते थे। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, मगर यहां पर ज्यादातर पशुपालन ज्यादा हुआ करता था। आर्य की बात करेंगे तो पशुपालन और कृषि था। बात करेंगे तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो ध्यान रखना तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगली बात करेंगे आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र हुआ करता था। जो आर्य थे, आर्य आपको पता है चराया करते थे गायों के लिए, भैंसों के लिए, घोड़ों के लिए, तो इनका प्रिय पशु घोड़ा ही होगा, क्योंकि घोड़ा अब भी आपको देखेंगे तो अब भी प्रिय है घोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि जाने आने में आसानी करता है, जल्दी चलता है, तेज चलता है। तो उस समय आर्य जो ग्रामीण थे वो लोग आने जाने में, घास वगैरह लाने में, ठीक है ना, तो किसका यूज करते थे, घोड़े का यूज करते थे। और प्रिय देवता किसको मानते थे, इंद्र, क्योंकि ये पशु मतलब क्योंकि इंद्र की पूजा करते थे और कहते थे कि इंद्र जी बरसाओ, है ना, तभी तो हमारे पशु क्या खाएंगे, खाना खाएंगे। तो इस प्रकार से आर्यों का जो प्रिय पशु हुआ करता था वो घोड़ा हुआ करता था। और प्रिय देवता की बात करेगा तो इंद्र हुआ करता था। ऊनी कपड़े का सामूल्य बात करते हैं, सामूल्य कहते थे। जो ऊनी कपड़े को उस समय क्या कहते थे, ये लोग सामूल्य कहते थे, ठीक है ना, ऊनी कपड़े को ये लोग सामूल्य कहते थे आर्य लोग। अगले बात करेंगे आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ध्यान रखना आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। श्याम माने श्यामला, श्याम कैसा होता है, काला ही तो होते हैं श्याम, काले श्यामले रंग के, तो काला कैसा होता है, लोहा भी काला होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, उसका नाम श्याम अयस रख दिया, श्याम अयस, कि ये काला है तो इसको श्याम अयस रख दो। तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तथा तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहते थे, उल्टा कहते थे ये लोग, तांबे को कहते थे लोहित अयस और लोहा को कहते थे श्याम अयस। क्या कहते थे, श्याम अयस। तो ध्यान रखना तांबे को कहते थे लोहित अयस, लोहे को कहते थे श्याम अयस, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। गायों की हत्या करने वाले के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। जो भी गायों की हत्या करता था उसे मृत्यु दंड तक देश से निकाल दिया जाता था, देश से निकालने का प्रावधान था, ठीक है ना। चलो अगले बढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं ऋग्वेद में उल्लेखनीय सभी नदियों में सरस्वती नदी जो है, जो ऋग्वेद है
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को कहते हैं, जो हरियाणा में बहती है। आप कहोगे बहती थी, अब नहीं बहती, अंदर अंदर बहती है, जमीन के अंदर। तो सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी माना जाता था। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार कहा गया है, तो एक बार इसका उल्लेख किया गया है। अथवा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, ठीक ना। चलो तो बात करते हैं इसमें सिंधु घाटी, इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार देखने को मिल जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख अधिक बार देखने को हमें मिल जाता है। अगले बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में बात कर लेते हैं। किसके? उत्तर वैदिक काल। हमने देखा ना, ये उत्तर वैदिक काल होगा 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। कौन सा? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो चुके थे। कौन से? प्रजापति देवता। जो उत्तर वैदिक काल आया, अब तक हम ऋग वैदिक काल के बारे में देख रहे थे, अब हम उत्तर वैदिक काल में आ चुके हैं। तो उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें, इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता जो आ चुके थे वो प्रिय हो चुके थे। क्योंकि ऋग्वेद में क्या आएंगे? आर्य लोग आएंगे, उत्तर वैदिक में आर्य लोग तो थे नहीं। तो यहां पर जो होगा वो प्रजापति देवता क्या हो गए थे? लोकप्रिय हो चुके थे, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे। तो बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई थी। जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हो चुकी थी। बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल जो आया, पहली बात तो इसमें देखो प्रजापति में रा देखने को मिलेगा, वर्ण व्यवस्था में रा देखने को मिलेगा, यहां पर भी रा देखने को मिलेगा, ठीक ना। और आगे देखो हम क्या देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा रेखा कहते थे। हल को सिरा और हल रेखा जो हुआ करती थी उसको सीता कहा करते थे। हल रेखा को सीता कहा करते थे। सत्यमेव जयते मुंडोग्न सबसे लिया गया है, यह बात सबको पता ही है। उत्तर वैदिक काल में कौशांबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशांबी नगर में, उत्तर वैदिक काल में कौशांबी नगर में सर्वप्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कौशांबी, कौशांबी नगर में, कासहंबी किसमें रहते? पक्की ईंटों के घर में रहते। ऐसे याद कर लेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में कौशांबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। बात करते हैं महाकाव्य 2 हैं, एक तो तुम्हारा महाभारत है, एक तुम्हारा रामायण है। तो महाकाव्य कितने हैं? आप कहोगे महाकाव्य 2 हैं। कौन सा? महाभारत और रामायण। बात करते हैं महाभारत। महाभारत को पुराना नाम जय संहिता देखने को मिलता है। महाभारत का पुराना नाम कौन सा है? जय संहिता देखने को मिलेगा। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसको वेद व्यास ने लिखा है। रामायण की बात करेंगे तो वाल्मीकि ने लिखा है, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे तो बात करेंगे गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था जो है उसका भी जो जन्म है वो कहां हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ गोत्र नामक संस्था का जन्म, ठीक है। चलो अगले बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब यहां पर कुछ दर्शन है, ये दर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दर्शन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में देखें तो जीडी का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करेंगे योग दर्शन। योग दर्शन तो अब भी चला रहे हैं बाबा रामदेव पतंजलि के नाम से, तो ये तो वैसे याद हो गया आपके लिए। योग दर्शन किसका है? पतंजलि का है। न्याय दर्शन किसका है? तो आपको कहोगे गौतम ऋषि का है। किसका? गौतम। तो न्याय कौन देंगे? गौतम बुद्ध जी देंगे, क्योंकि न्याय कौन दे सकता है? जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। और ज्ञानी कौन लोग हैं? होते हैं गौतम लोग, गौतम बुद्ध जो बहुत ज्ञानी होते हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा आपके लिए, वृद्ध लोग ज्ञानी होते हैं। तो न्याय दर्शन, न्याय कौन देगा? आपको गौतम लोग देंगे। तो न्याय दर्शन किसका है? गौतम ऋषि का है।
बात करेंगे चार बाक दर्शन। चार बाक दर्शन में देखो नाम भी छुपा हुआ है। चार बाक दर्शन किसका है? चार बाक का है। सांख्या दर्शन कपिल मुनि, सांख्या दर्शन कपिल मुनि, ठीक ना। चलो सांख्या, तो संख्या किसकी? अंटे देखिए, अंटे आप खेले होगे, अंटे, अंटे खेले हो ना, तो अंटे, अंटा पिल खेलते हैं ना, तो वही यहां पर पिल देख लेना। तो आप कहोगे सांख्य दर्शन क्या हो जाएगा? कपिल मुनि हो जाएंगे। सबसे प्राचीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सांख्य दर्शन इसलिए बहुत पूछा आता है आपके लिए। सबसे प्राचीन जो दर्शन है वो कौन सा है? आप कहोगे सांख्य दर्शन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करेंगे पूर्व मीमांसा की, बात करें तो कौन सा है? जैमिनी राय। कौन? पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा किसके द्वारा रचित है? तो आप कहोगे बैमिनी राय के द्वारा। कौन? बैमिनी राय। पूर्व मीमांसा जैमिनी राय। पूर्व, देखो पूर्व की बात करेंगे पहले, तो जैमिनी। कौन है? जैमिनी, मैंने मिनी, जय मिनी। पूर्व की बात करेंगे पहले। अरे मैंने पहले देखा था, ये तो बहुत मिनी था, बहुत छोटा था, अब तो ये बहुत बड़ा हो चुका है भाई। तो पूर्व मीमांसा की बात करेगा, पूर्व माने पहले मैंने देखा था तो बहुत छोटा था, अब तो बहुत बड़ा हो चुका है ये, तो जैमिनी राय। उत्तर मीमांसा की बात करेंगे बाद रामायण। कौन सा? उत्तर। उत्तर की बात करेंगे, उत्तर दो, उत्तर दो। मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उत्तर कब दोगे? क्वेश्चन पूछने के बाद में उत्तर दोगे। तो आप कहोगे उत्तर मीमांसा का क्या हो जाएगा? बाद रामायण। तो उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? बाद रामायण है। तो उत्तर दो, उत्तर देना, मैं पहले क्वेश्चन बोल दूं उसके बाद में उत्तर देना। तो उत्तर मीमांसा के कौन है? बाद रामायण है। बात करते हैं इसको वैसड़िक दर्शन की, बात करें किसकी? वैसड़िक दर्शन। तो वैसड़िक दर्शन जो है वो किसका है? उलूक का है, जिसे कड़ाद भी कहते हैं। वैसड़िक दर्शन जो है वो किसका है? आपको कि उलूक का है और इसे कड़ाद भी कहते हैं। इसको आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म आ गया, अब जैन धर्म आ गए। जैन धर्म के बारे में पढ़ें। ऐसा करेंगे, जैन धर्म यही रहने देते हैं, ठीक है ना। जैन धर्म को हम यही रहने देते हैं। जैन धर्म के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है ना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में क्या करेंगे फिर देखेंगे, ठीक है ना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में क्या देखेंगे अगली वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कल, और इस वीडियो को आप करना है 2-3 बार वीडियो को देखना है, जो कि आपको पूरा याद हो सके, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी फ्रेंडों में शेयर कर देना। जो भी बीएड की तैयारी करते हो जम के तैयारी करो, इस बार झंडा गाड़ना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।